All right, so we are going to start with ODI, Overseas Direct Investment, and this is right opposite of FDI. What happens in case of FDI? इन्वेस्टमेंट अंदर आता है, Right, so वहां पर क्या होगा? A PROI, or you say a non-resident, that person invest in India, correct? Or there is a foreign company or someone. But when we talk about ODI, what will happen? A person resident in India or you say, और अगर मैं precise word दूं, so there is an Indian party and this Indian party is going to invest in overseas, and overseas में मतलब यहाँ पर foreign, correct? अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई न्यूयॉर्क से ब्रोकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स को खरीदता है, वो एफडीआई है क्या? वी हैड अ लॉन्ग सेशन ऑन एफडीआई, पर इसका आंसर आपको आना चाहिए. विल इट बी कॉल्ड एज एफडीआई? एंड प्लीज आई नीड एवरीवन्स पार्टिसिपेशन यार, ये खाली प्रश्न आंसर करता है. इज इट एफडीआई? विल इट बी कॉल्ड एज एफडीआई? ये न्यूयॉर्क से ब्रोकर ये इन्वेस्ट कर रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स में. कम ऑन गाइस. दुर्लभ, मैंने चैट बॉक्स भी ऑन कर दिया. इज इट एफडीआई? चैट बॉक्स पे आंसर कर सकते हो, यस नो कुछ तो आंसर करो. Okay, Pankaj is saying yes. Shraddha is saying maybe. Okay, Durlabh, yes. Shraddha, why maybe? Why do you think that this may not be a foreign direct investment? Correct. प्रशित ने प्रिसाइज आंसर दे दिया. 10% या उससे ज्यादा रहेगा तो वो क्या बन जाएगा? एफडीआई. लेकिन 10% से कम रहता है तो वो क्या बनेगा? एफपीआई, एफपीआई. ओके, नहीं दिस इज फाइन, दिस इज करेक्ट श्रद्धा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग क्लास पार्टिसिपेशन करोगे तो आंसर याद हो जाएगा आपको. दिस इज फाइन. सो प्रशित करेक्ट. 10% या उससे ज्यादा होगा तो वो रहेगा एफडीआई, और अगर विद इन 10% रहा तो इस ब्रोकर को आप क्या बोलोगे? ही इज अ बेसिकली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, करेक्ट? राइट. सेम वे यहाँ पर भी जब हम ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ओडीआई, करेक्ट? तो अगर आप वहां पर फॉरेन के स्टॉक मार्केट में कोई शेयर्स वगैरह को परचेज कर रहे हो, विल इट बी कॉल्ड एज ओडीआई? आंसर इज नो. आया ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? समन प्लीज टर्न ऑफ योर माइक. या थैंक यू. आप देखो, दैट विल बी कॉल्ड एज ODI, that will not be called as ODI अगर आप वहां पर फॉरेन के स्टॉक मार्केट में शेयर्स और को परचेज करते हो. ठीक है, जैसे हर कोई फॉरेन इन्वेस्टर को हम इंडिया में नहीं आने देते, वहां पर रूल्स रहता है कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, कहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकते. देन वी हैव टू डिफरेंट रूट्स, वन इज द अप्रूवल रूट, अनदर इज द ऑटोमेटिक रूट, करेक्ट? प्लीज म्यूट द माइक. सो सेम वे यहाँ पर भी आपके पास क्या रहेगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पर कंडीशंस होंगे, कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता. देन यू विल आल्सो हैव द अप्रूवल रूट, देन वी विल आल्सो हैव द ऑटोमेटिक रूट, फिर लिमिट्स वगैरह सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से चेक करो दैट जॉइंट वेंचर्स के लिए, तो आप यहाँ पे देखो, जॉइंट वेंचर्स और वोनली ओन्ड सब्सिडरीज अब्रॉड प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द होस्ट कंट्री. अब ये होस्ट कंट्री का क्या बात कर रहा है? जिस और कंट्री के अंदर आप वहां पर
कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करोगे. दिस रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल्स, sharing the results of the research and development across global market, promote brand image, generation of employment, utilization of raw materials available in India, and the host country increased exports of plant and machinery and goods and services from India, foreign exchange earnings through dividend, royalty, technical know-how, etc. तो दोनों तरह से यहाँ पर म्यूचुअल बेनिफिट का बात हो रहा है. And since globalization of trade is a two-way process, integrating the Indian economy with the rest of the world with all its attendant benefits is achieved through overseas investment. So we can't expect कि foreign से खाली पैसा इंडिया में आए. Like we just cannot expect FDI. We'll also have to do ODI क्योंकि another way ना, it's a two-way round. आप बेनिफिट दोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा. So same what is here कि आपको ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा और ये इस तरह से करके अपना अचीव होता है. Now the objective of the study is to familiarize the students with the regulatory and procedural aspects of the investment in joint ventures and wholly owned subsidiaries abroad. तो आपने को यहाँ पर इन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा एम्फेसिस देना और इसके अलावा हम और भी कुछ चेक करेंगे ओडीआई के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर है. देन आप यहाँ पे देखो ओडीआई को डिफाइन किया हुआ है और ये ऐसे आपको बोल रहा है दैट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आउटसाइड इंडिया मींस इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ contribution to the capital or subscription to the memorandum of association of the foreign entity signifying a long term investment. And that is why I said जैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के लिए होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहता, वैसे अगर यहाँ से कोई इन्वेस्टर वहां पे स्टॉक मार्केट में शेयर्स को परचेज कर रहा है फॉर शॉर्ट टर्म बेसिस तो उसको ओडीआई में काउंट नहीं करेंगे, वो लॉन्ग टर्म नेचर का नहीं रहेगा. बिकॉज वी when we talk about direct investments, it is what it is for long term in nature, like setting up a joint venture or wholly owned subsidiary overseas, and does not include portfolio investment. So जो एक exclusion का बात हम लेक्चर के स्टार्ट से डिस्कस कर रहे थे, that portfolio investment यहाँ पर डिस्क्लोज या rather include नहीं होगा. अब अगर आप देखो यहाँ पर देखो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट होगा तो मैंने आपको यहाँ जैसे बताया ना, देयर विल बी एन इंडियन पार्टी हु इज डूइंग दिस फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो आप देखो यहाँ पर हु इज गोइंग टू बी दैट इंडियन पार्टी. आप अभी फिलहाल यहाँ पर कुछ कॉपी मत करो, मैं जो जो यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको आप सिर्फ समझते जाओ एंड लेटर ऑन यू कैन आई विल लेक्चर के एंड में मैं आप लोगों को ये पीडीएफ भेज दूंगा इसका एंड यू कैन नोट डाउन द नोट्स एंड ऑल. मोस्टली मॉड्यूल है पूरा जो लेक्चर आपका इसमें है यहाँ पे ये देखो ये पूरा आपका मॉड्यूल का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है. सो प्रोबेबली कुछ कुछ चार्ट से जो मैं यहाँ पर बना दूंगा उससे आपको ये मॉड्यूल को पढ़ने में काफी आपके लिए इजी हो जाएगा. सो देयर इज दिस इंडियन पार्टी बेसिकली जो लिखा हुआ है मैं उसी को ही चार्ट में बना रहा हूँ. देयर इज एन इंडियन पार्टी एंड दिस इंडियन पार्टी इज मेकिंग सम इन्वेस्टमेंट्स, करेक्ट. सो दिस इंडियन पार्टी is making certain investments and these investments are being made in joint venture or WOS abroad. यहां पर क्या आ जाएगा आपके लिए ये ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. अब अगर हम चेक करें कि ये इंडियन पार्टी कौन कौन हो सकते हैं तो देखो इंडियन पार्टी में यहाँ पर कौन हो सकता है. इंडियन पार्टी में देयर कैन बी एन इंडियन कंपनी, correct, or there can be any body corporate which is created under the act of parliament. So you can also have, let's say, ICAI, correct, body corporate incorporated under the act of parliament. So there can be a body corporate that is incorporated under the act of parliament. Then further you may also have a partnership firm जो यहाँ पर क्या कर रहा है इन्वेस्टमेंट कर रहा है. एंड पार्टनरशिप फर्म अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म के साथ में और एक आ जाएगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. And then there can be any other entity which RBI notifies. So there can be any other entity notified by RBI. आप बताओ, is this clear? ये वाला ये क्लियर. अच्छा मुझे बताओ जब ये इंडियन पार्टी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करेगा तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन? Capital account. This is going to be capital account transaction. Okay. अच्छा इसके अलावा जब ये यहाँ पर इन जॉइंट वेंचर्स या फॉरेन सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, राइट दुर्लभ, करेक्ट. सो अगर ये यहाँ पर जॉइंट वेंचर्स में या फिर हाँ
अगर ये जॉइंट वेंचर्स में या WOS के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे बताओ ये इन्वेस्ट कैसे करेंगे, लाइक व्हाट विल बी द इंस्ट्रूमेंट विद व्हिच दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी फॉरेन सिक्योरिटी। यस और नो? हमने फॉरेन सिक्योरिटी को कहां पर पढ़ा था? सीकरा है, कहां पर? सीकरा। एक मिनट, हम फॉरेन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं? फॉरेन सिक्योरिटी। हाँ, तो फॉरेन सिक्योरिटी हमने कहां पर पढ़ा था? एफडीआई में भी पढ़ा। आप जो बोल रहे हो सेक्रा, SCRA, दैट इज करेक्ट, लेकिन SCRA मुझे बताओ कहां पर आता है? सेबी में। सेबी में आता है। सो आर वी टॉकिंग अबाउट सेबी? नो। देन ओडीआई। ODI, करेक्ट। और ODI में मतलब, और सेक्रा भी किसको डिफाइन करता है, सिक्योरिटी को या फॉरेन सिक्योरिटी को? सिक्योरिटीज को। सिक्योरिटीज को। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? फॉरेन सिक्योरिटी। तो फॉरेन सिक्योरिटी कौन डिफाइन करता है? FCRA। SCRA? नहीं, FCRA। सो एक आपने इसके बारे में पढ़ा था FCRA में, और एक आपने यहाँ पर पढ़ा था फेमा के अंदर, इफ यू रिमेम्बर। फेमा के अंदर अगर आप देखोगे, सो यू हैव सेक्शन 2 सबसेक्शन O। याद रखने का तरीका, O सेक्शन भी आपको याद हो जाएगा। O ओवरसीज सिक्योरिटी, फॉरेन सिक्योरिटी। अरे मिला, ये याद रहेगा, O ओवरसीज सिक्योरिटी। गाइस क्लियर? तो फॉरेन सिक्योरिटी इज डिफाइंड, सो बेसिकली होता क्या है, एनी सिक्योरिटी व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉरेन करेंसी। सिंपल। जो SCRA में आप सिक्योरिटी पढ़ते हो ना, वही सिक्योरिटी अगर फॉरेन सिक्योरिटी के अंदर एक्सप्रेस्ड हो, इफ इट्स एक्सप्रेस्ड इन द फॉरेन करेंसी, इन दैट केस ये क्या बन जाएगा आपके लिए? इट विल बी अ फॉरेन सिक्योरिटी। गाइस क्लियर? गाइस क्लियर विद दिस? हाँ सर। ओके, अब अगर आप चेक करोगे कि यहाँ पर ये जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करते हैं? सी, अभी जो मैं ये चार्ट्स बना रहा हूँ, ये चार्ट्स आपके मॉड्यूल के अंदर नहीं है, तो ये चार्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा समझने को। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स क्या होगा? ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को भी डिफाइन किया हुआ है। आई डोंट थिंक सो ये आपके मॉड्यूल के अंदर भी है। I've just taken the screenshot of that. If you can see, ये देखो, ये रहा आपके लिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का देखो तो यहाँ पर 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। that when we talk about direct investments, it is what it is, investments, ठीक है, and this investment can be either under the automatic route or it can be under the approval route, okay. And here the investments will be made by way of contribution to the capital, or you are subscribing to the memorandum of the foreign entity, or it is by way of purchasing the existing shares of a foreign entity either by market purchase or by private placement or through stock exchange, signifying a long term investments or interest in the foreign entity, that is the joint venture and wholly owned subsidiary abroad. Now tell me one thing, if the security is purchased in foreign stock exchange, will it be considered as ODI? If a security is purchased in a foreign stock exchange, let's say आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जाते हो, नैस्डैक जाते हो और वहां जाकर फेसबुक के शेयर्स को खरीदते हो, will it be called as overseas direct investment? सो वो भी तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगा ना, काइंड ऑफ। ओके, अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है वेदर इट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ये आया समझ में? ये पॉइंट आया समझ में? सिग्निफाइज, देखो मना नहीं किया है, देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, through stock exchange signifying a long term interest in the foreign entity. So if it is for long term and even if you have purchased, आप देखो ना ये भी दिया ना, either through market purchase, आ रहा है पॉइंट आपको समझ में? It is also given either through market purchase. So if you have, even if you have done it through the market purchase, that's not a problem, that will still be considered as a direct investment outside India or ODI. But ये चीज important है, what is important is this, that it should be what, it should be, sorry, आप ये देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट, सिग्निफाइंग अ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, बिकॉज अगर वो शॉर्ट टर्म हो गया तो शॉर्ट टर्म होने से वो क्या बन जाएगा आपके लिए, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। गाइस क्लियर? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अगर हुआ तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म। तो मार्केट से शेयर परचेज करने में मनाही नहीं है, बट वो कौन से नेचर का होना चाहिए, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होना चाहिए। गाइस क्लियर? अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या डिफाइन किया हुआ है,
क्या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिफाइन किया हुआ है? आंसर इज नो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को ऐसा डिफाइन नहीं किया हुआ है, बट जनरली ये आप जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो उस वक्त आप बताओगे कि ये आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपने यहाँ पर परचेज किया है। गाइस दिस इज क्लियर? गाइस दिस इज क्लियर? हाँ सर, हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो क्या कोई उसमें लिमिट भी है क्या, कि एक साल में इतना ही कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते? डू वी हैव अ लिमिट और समथिंग? डू वी हैव अ लिमिट? कोई 2.5 लाख का लिमिट करके कुछ ऐसा था क्या? याद करो, आप बताओ, कुछ था ऐसा 2.5 लाख करके कोई लिमिट आपने कभी पढ़ा था क्या? 2.5 लाख से ज्यादा एक साल में? तो वो ट्रांजैक्शंस में पड़ा था वही ना। हाँ हाँ, दुर्लभ बोलता है हाँ सर। सो क्या था वो? क्या वो यहाँ पर लगेगा? क्या वो यहाँ पर लगेगा वो 2.5 लाख का लिमिट? एलआरएस का लिमिट आप यहाँ पर लगाओगे? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम था, क्या वो यहाँ पर लगेगा? दुर्लभ बोलता है नो। वाई नो? कोई दुर्लभ को काउंटर करेगा? दुर्लभ बोलता है नो। वाई नो? सो उसमें अप्रूवल चाहिए होता है ना गवर्नमेंट का, तो अगर आप एक्सीडिंग लिमिट से करोगे तो गवर्नमेंट चलो अप्रूवल मैं लेना बोलता हूँ, पड़ेगा। चलो मैं बोलता हूँ, वहां पर $250,000 का लिमिट था, यहाँ पर $2 लाख का ओवरसीज इन्वेस्टमेंट हो रहा है। Now let's say it is a $2 lakh investment. Will it be covered under LRS or it will not be considered in the LRS? दुर्लभ, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू, क्योंकि आपने ना बोला है नो। LRS नहीं है ये। Why it is not LRS? LRS में भी तो यही होता है ना, आप पैसा लेते हो, कुछ कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट दोनों ट्रांजैक्शन करते हो। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट्स अगर कर रहे हो तो ये हो गया ना आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गया, तो LRS क्यों नहीं है ये? करेक्ट जा रहे हो दुर्लभ, बिल्कुल करेक्ट जा रहे हो, बस खाली एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहे। बिल्कुल करेक्ट जा रहे हो, बाकी लोग प्लीज दिमाग लगाओ। और आई डोंट नो कितने क्लास में है अभी, मैं रिकॉर्डिंग नहीं भेजूंगा आज। सर इसमें तो आप सिर्फ शेयर होल्डिंग मतलब इसमें तो आप डायरेक्टली मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और वो जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं वो हम ऑल्टर करने के लिए करते हैं ना, लायबिलिटीज और वगैरह, मतलब चेंजेस तो आते हैं मुझे एक तो बात उनको बताओ, कंसिडर करते हैं यहाँ ना। पर भी जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो ऑल्टर तो होगा ही ना, दैट्स व्हाई इट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, बिकॉज यू आर, इट इज गोइंग टू ऑल्टर योर एसेट्स एंड लायबिलिटी, इट बट इज दिस गोइंग इज अ टू। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नो। ओके, सो एलआरएस में कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को क्लासिफिकेशन था कि शॉर्ट, वहां पे एलआरएस में खाली एक ही लिमिट था 2.5 लाख, within 2,50,000 no route, no approval, more than 250 you require approval। क्या वहां पर ऐसा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का कोई भी प्रोविजन था? See, I'm just testing you all, I'm just testing you all, come on, हमने एलआरएस बहुत अच्छे से कवर किया है। ध्यान रखो, ये एलआरएस में फॉल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज एलआरएस इज ओनली फॉर इंडिविजुअल्स। दुर्लभ करेक्ट जा रहे थे, ये एलआरएस क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज not for, LRS is only for individuals here when we are talking about overseas direct investments। वो कौन कर रहा है? Indian company, body corporate and incorporate under the act of parliament, partnership firm, LLP or any other entity which is notified by RBI। अरे समझा? So this is not LRS, ये LRS के लिमिट के अंदर नहीं रहेगा। अरे समझा? सर। क्लिक किया कि नहीं? फंडामेंटल सर डिफरेंस। तो कोई भी इंडिविजुअल सिर्फ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकता मुझे है एक बात बताओ, अगर ओवरसीज में। सिंपल ऐसे चेक करो, लेट्स से मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पर रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस फेसबुक के शेयर को खरीद रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, मिस्टर मुकेश अंबानी ही इज परचेसिंग द शेयर्स ऑफ फेसबुक। ओके, सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि जब मुकेश अंबानी जी फेसबुक के शेयर को खरीद रहे हैं, ये एलआरएस में कवर होगा,
रिलायंस LRS में कवर नहीं होगा. Why? Because LRS is only for individuals. ठीक है, and even it is applicable for minors also, अगर आपको याद हो तो. Guys, clear? हाँ सर. Clear? तृप्ति? नहीं यस सर. नहीं याद नहीं आ रहा. आपके पास मॉड्यूल है, सर याद आया मेरे को. वो याद आया ना. अच्छा, हाँ. अब जब यहाँ पर रिलायंस फेसबुक के शेयर्स को परचेज कर रहा है तो हम यहाँ पर चेक करेंगे वो कैसे परचेज कर रहा है. आइदर इट इज परचेसिंग ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस और इट इज परचेसिंग फॉर शॉर्ट टर्म बेसिस. आया समझ में? अगर शॉर्ट टर्म बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. हेंस दिस इज नॉट ODI. बट अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप कर रहे हो तो फिर ये क्या बन जाएगा? ODI. समझा? हाँ सर. ये समझ में आया? Now see where the shares are purchased, that does not matter. आया? Where the shares are purchased, that does not matter. Permitted only for business purpose. Yes. दुर्लभ, permitted only for business purpose क्या था? ये मैं नहीं समझा. आपको ये ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म पर्पस है या शॉर्ट टर्म है. तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पर्पस आपका क्या हो जाएगा? जब आप वहां पर when you are there to stay, your intention to purchase the shares is not to capital gain. It's not capital gain. Your intention is not for capital gain कि आप शेयर्स को आज परचेज करोगे, कुछ टाइम बाद बेच के कैपिटल गेन अर्न करना चाहोगे. If your objective is that, then in that case you fall into the portfolio investment category. But if your objective is other than that, if your objective is for business returns, in that case वो क्या रहेगा आपके लिए? लॉन्ग टर्म. गाइस क्लियर? और अगर वो लॉन्ग टर्म हुआ तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बनेगा. सी दिस कैन बी अ ट्रिकी क्वेश्चन इन योर एग्जाम, राइट? और LRS के लिमिट के ऊपर आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल ध्यान रखना. और मेजॉरिटी जने ये क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं दैट LRS इज ओनली एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अ इंडियन कंपनी और अदर देन इंडिविजुअल्स टेक्निकली. ये आया समझ में? हाँ सर. Guys, clear? This is not covered in LRS. This is not your LRS. तो आपको ये ध्यान रखना है. सो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर अगर हम देखें तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है ओवरसीज, ठीक है? और इन्वेस्टमेंट कैसे हो रहा है? इन्वेस्टमेंट इज बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल, करेक्ट? इसके अलावा यहाँ पर और क्या कर रहे हो? या फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? यू आर सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, जो भी आपका वहां पर फॉरेन एंटिटी है, ऑफ द फॉरेन एंटिटी, आप उसके शेयर्स को सब्सक्राइब कर रहे हो. या फिर आप क्या कर रहे हो? यू आर परचेजिंग द शेयर्स, राइट? यू आर परचेजिंग द शेयर्स ऑफ द फॉरेन एंटिटी. इसको मैं FE लिख रहा हूं, फॉरेन एंटिटी. आप फॉरेन एंटिटी के वहां पर क्या कर रहे हो? शेयर्स को परचेज कर रहे हो. अब ये शेयर परचेज कैसे हो सकता है? वाया प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है? ऑलरेडी किसी के पास शेयर्स है, मार्क जकरबर्ग को ऑलरेडी शेयर्स इशू किए हुए हैं और आप वहां पे जाके उससे शेयर्स को परचेज कर रहे हो. प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया आपका, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इशूड शेयर्स हो गए. या फिर आप क्या करते हो? यहाँ पर जाके मार्केट परचेज करते हो शेयर्स का. आप मुझे बताओ, इज दिस क्लियर? बट यस, दिस एक्सक्लूड्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. Why? Because portfolio investment is for short term and these acquisitions are for long term. This is clear? Guys, this is clear? हाँ. प्रशित, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं तेरे को, दुर्लभ और सिर्फ तृप्ति, 3-4 जनों को ही पढ़ा रहा हूँ और बीच बीच में श्रद्धा जी को पढ़ा रहा हूँ. Guys, other all of you, आप लोग हो क्लास में? हाँ सर. Right? See, I've not made you guys switch on the camera so that I can take the attendance, क्योंकि अपन को कॉलेज के हिसाब से नहीं पढ़ाई कर रहे, but at least respond so that I get to know कि आपको समझ में आ रहा है, right पंकज? करेक्ट. ऐसे बताओ, बीच बीच में बोलते रहो so even I get an idea about it. Okay? Yes sir. All right. अब फर्दर अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हम बात करेंगे ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का, ठीक है? अब देखो ओवरसीज, ये वाला चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट तो क्या, बेसिकली इजी हो जाएगा. अपने को पता है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से किया जा सकता है. ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक आपका हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट,
ठीक है, और एक को हम बोलते हैं अप्रूवल रूट. So we have two routes of investments. So one is the automatic route, another is the approval route. So approval route में आपको approval किसका लेना पड़ेगा मुझे बताओ, just a bluff. RBI. Simple. Government तो है ही, but government में कौन? It is RBI. You will have to take a prior RBI approval. So approval route is wherever you have to take ODI, you will have to take prior RBI approval. Guys clear? हाँ सर. लेकिन अगर हम ऑटोमेटिक रूट का बात करें तो ऑटोमेटिक रूट में आपको अब ये चेक करना पड़ेगा व्हाट इज द सोर्स ऑफ फंडिंग. ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैसे कहाँ से लगा रहे हो. अगर आपका सोर्स ऑफ फंडिंग है लेट्स से प्रोसीड्स ऑफ एडीआर इशू, या फिर आप वहां पर एडीआर जीडीआर को इशू कर रहे हो, ठीक है, और वहां से आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो. देखो लेट्स से प्रोसीड्स ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ठीक है, या फिर आपके पास ईईएफसी अकाउंट के अंदर पैसे पड़े हैं. ठीक है, ईईएफसी अकाउंट के अंदर आपके पास जो भी बैलेंस पड़ा है अगर आप उससे इन्वेस्ट करते हो, सो इन दैट केस ओडीआई आपके पास आप कर सकते हो विदाउट एनी लिमिट. सो ओडीआई कैन बी मेड विदाउट एनी लिमिट. ODI can be made without any limit and you don't need to take anyone's approval. किसी का भी आपको अप्रूवल का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर ये दोनों प्रोसीड से आप कर रहे हो. सपोज करो मेरे EEFC अकाउंट के अंदर कैश है. व्हाट इज EEFC? व्हाट इज EEFC? व्हाट इज EEFC? एक्सचेंज अर्नर्स. करेक्ट करेक्ट, जैसे दुर्लभ ने बताया एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट. मैं इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पर आपको लिख के दे देता हूँ. Yes, exchange earners foreign currency account. So this is EEFC. एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट. ठीक है, इस अकाउंट के अंदर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं जो आपने फॉरेन का आपका अर्न किया हुआ अकाउंट है. बेसिकली इस अकाउंट में क्या रहता है, जो आप फॉरेन से पैसा अर्न करते हो, एसईजेड में बेसिकली जो पैसा अर्न किया जाता है, एसईजेड वाले जो एक्सपोर्ट करके पैसा कमाते हैं, सो उस अकाउंट में पैसा पड़ा है, उससे आप वहां पर फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. या फिर आपने यूएस में फॉर एग्जांपल एडीआर जीडीआर को इशू किया, वहां से जो आपके पास डॉलर रेस हुआ, उस डॉलर को रेस करके आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. अगेन इट फॉल्स इनटू द ऑटोमेटिक रूट एंड यू डोंट रिक्वायर एनीवन्स अप्रूवल. हाउएवर अगर आप यहाँ पर चेक करो कि आप क्या कर रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज परचेज करके, ठीक है, और फिर उसको इन्वेस्ट कर रहे हो. सो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज इफ इट इज ड्रॉन फ्रॉम द ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक, एडी कैटेगरी 1 बैंक से अगर आप परचेज कर रहे हो तो फिर यहाँ पर ओडीआई क्या रहेगा, ओडीआई विल बी सब्जेक्ट टू लिमिट. आप बताओ इज दिस क्लियर और नॉट? दिस ओडीआई विल बी सब्जेक्ट टू लिमिट. गाइस क्लियर? हाँ सर. गाइस दिस इज क्लियर? ओके, देन फर्दर आप चेक करो. मैं दो टर्म्स आपके सामने लिख रहा हूं यहाँ पर, आप मुझे दोनों टर्म का मीनिंग बताओगे. मैं आपको बोलता हूँ रेस्ट्रिक्शन और एक तरफ मैं आपको बोलता हूँ प्रोहिबिशन. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टू और इज इट सेम? इट्स डिफरेंट. क्या डिफरेंस है? तो प्रोहिबिटेड मतलब आप कर ही नहीं सकते, रेस्ट्रिक्ट मतलब अगर आपने किया तो उसके आपको मतलब बोल दो ना करेक्ट कर सकते हो या उसके प्रोविजंस झेलने पड़ेंगे, बट प्रोहिबिशन मतलब पेनल्टीज वगैरह void ही कुछ होगा, वो void ab initio होगा वैसे. ओके ओके ओके. हु एल्स वाज, आई थिंक कोई और भी बोल रहा था. एनीथिंग एल्स? हाँ ओके, आई डोंट रिकॉग्नाइज बाय वॉइस. बताओ. सर उसने करेक्ट बोला, बट रेस्ट्रिक्शन में क्या रहता है कि मतलब उसमें चेंजेस हो सकता है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो. Okay. और अगर आपने कुछ किया तो उसका पनिशमेंट मींस यानी जस्ट लाइक पेनल्टी वगैरह ये भी हो सकता है. Okay, okay. So take it this way.
during the lockdown, if you are in a hotspot area, you are restricted to move out or you are prohibited to move out? Prohibited. Prohibited. ठीक है, लेकिन आप एक नॉन हॉटस्पॉट एरिया में हो, So then you are you are restricted. so you are restricted, Restricted. right? Restricted मतलब बिना वजह आप बाहर घूमने नहीं निकल सकते, जरूरी सामान लेना है तो आप बाहर जा सकते हो, right? Yes. सो वो वाला सिनारियो रहेगा. नाइट आउट प्रोहिबिटेड, लेट नाइट पार्टी रेस्ट्रिक्टेड. गाइस क्लियर? 11 बजे घर पे आ जाना, 12 बजे घर पे आ जाना. सो दैट्स हाउ इट गोज. सो यहाँ पर जब मैं रेस्ट्रिक्शंस का बात कर रहा हूँ, सो देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस व्हिच इज बीइंग पुट ऑन ओडीआई. ठीक है, देर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस विच इज पुट ऑन ओडीआई. और वहां पर क्या दिया हुआ है कि बेसिकली यहाँ पर जो भी आप रेस्ट्रिक्शंस करोगे, द ऑल दोस रेस्ट्रिक्शंस basically all those investments which will be made, that will be in accordance with the regulations of RBI. ये तो obvious सा बात है. restrictions में क्या रहेगा, that all ODI, क्योंकि आप देखो ये कौन सा अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गया, यस और नो. सो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इज प्रोहिबिटेड अनलेस इट इज परमिटेड स्पेसिफिकली. सो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आपको जैसे परमिट किया रहेगा उसके हिसाब से करना होगा. सो अगर फर्स्ट चीज में यहाँ पर लिखो दैट ऑल ODI must be subject to RBI regulations. RBI regulations, rules मिला, और जो भी आपका एक्ट रहेगा और फेमा एक्ट, इसके हिसाब से आपको कंप्लाई करना होगा. सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन तो आपका यही है. या फिर हो सकता है आपको इट इज रिक्वायर्ड आफ्टर प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई. आरबीआई के अप्रूवल के बाद ही आपको अलाउ करे. सो ये आपके लिए रेस्ट्रिक्शन हो सकता है. दूसरा रेस्ट्रिक्शन आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, दैट जो आपका पाकिस्तान में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, ठीक है, पाकिस्तान में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, दैट हैज टू बी डन ओनली थ्रू द अप्रूवल रूट, दैट विल नॉट बी अंडर द ऑटोमेटिक रूट. सो ओडीआई इन पाकिस्तान, ठीक है, ओडीआई इन पाकिस्तान, ये सिंपली क्या रहेगा, दिस विल बी अंडर द अप्रूवल रूट ओनली. तो एक आपको ये रेस्ट्रिक्शन ध्यान रखना है. और तीसरा आपको क्या बोला हुआ है, दैट यू कैन नॉट मेक इन्वेस्टमेंट्स इन द अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज अंडर द ऑटोमेटिक रूट. व्हाट इज अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज? जो वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है सर. हाँ, अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज अगर है, ठीक है, तो वो अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी, जैसे इंडिया के अंदर अगर आप बोलो तो आपके पास पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, राइट, ये अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज है. दीज अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज के अंदर यहाँ पर क्या बोला हुआ है, दैट हियर द इन्वेस्टमेंट्स विल ओनली बी, अगेन इट विल बी अप्रूवल रूट ओनली. तो इन दोनों के अंदर आपके पास क्या है, यू डोंट हैव ऑटोमेटिक रूट. सो नो ऑटोमेटिक रूट इन्वेस्टमेंट, no automatic route, it will be only after the prior approval of RBI. guys clear? ये आपका restrictions है. guys clear? हाँ सर. right. अब अगर हम बात करते हैं प्रोहिबिशन की, ये एग्जाम क्वेश्चन है आपके, बिल्कुल ये डायरेक्टली आपको एग्जाम में मिलेंगे. प्रोहिबिशन के अंदर अगर हम चेक करें तो प्रोहिबिशन में ये बताया हुआ है दैट इंडियन पार्टी विल नॉट मेक एनी overseas direct investment in the foreign entity which is engaged in the real estate business या banking business. तो दो सेक्टर है जिसमें आपको प्रोहिबिट किया हुआ है. एक आपके पास है क्या, रियल एस्टेट, और दूसरा आपके पास है बैंकिंग बिजनेस. ओके, सो ये दो एरिया के अंदर आपको मना किया गया है, आप यहाँ पर फॉरेन बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स नहीं करोगे. क्लियर? इसके अलावा अगर आप आरबीआई के एक्सपोर्टर कॉशन लिस्ट में हो या लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर में हो, so if you are in RBI's एक्सपोर्टर कॉशन लिस्ट, कौन होता है जो बार बार रूल्स को तोड़ते हैं एक्सपोर्ट से रिलेटेड, ठीक है, एक्सपोर्टर कॉशन लिस्ट में अगर आप हो या फिर डिफॉल्टर लिस्ट में हो बाय आरबीआई. आरबीआई के डिफॉल्टर लिस्ट में कौन होगा, जिन्होंने बैंकिंग रेगुलेशन, बेसिकली एनपीए वाले, नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाले. सो अगर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाले लोग हैं, या जहां पर जिनका बेसिकली ईडी के अंदर क्या चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग चल रहा है, ईडी इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग, यहां पर ऐसे लोगों को बोला हुआ है सच पीपल कैन नॉट इन्वेस्ट ओवरसीज. मेरा सच पीपल आर प्रोहिबिटेड. अब बताओ, दिस इज क्लियर?
सर हाँ, अभी रियल इस्टेट में ओडीआई नहीं कर सकते पर एफपीआई तो कर सकते हैं ना? देखो अभी वहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सो एफपीआई विल हैव टू चेक। गुड क्वेश्चन बाय द वे। हो सकता है एफपीआई पर स्टॉक मार्केट में परचेज करने में मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर एफपीआई बेसिस पे आप परचेज कर रहे हो तो। हाँ मैं सर। फिर भी चेक करके बता दूंगा ये वाला, बट ओके। ओडीआई डेफिनेटली नॉट अलाउड। नो, इन नो वे यू कैन डू ओडीआई हियर, दिस इज फॉर श्योर, हाँ सर चलिए। राइट। फिर इसके अलावा आपको क्या बोला हुआ है, आप ओडीआई कर रहे हो एक ऐसे कंट्री के अंदर जो फॉरेन फॉरेन बता रहा हूँ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नॉन कोऑपरेटिव कंट्री के अंदर है, या फिर टेरर जो नहीं होते जिन्होंने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स नहीं लगा के रखे, तो ऐसे एरियाज में आप नहीं कर सकते। सो ओडीआई बेसिकली नो ओडीआई इन कंट्रीज और टेरिटरीज which is identified by Financial Action Task Force as non-cooperative company, a non-cooperative country or territory. आप बताओ, दिस इज क्लियर हाँ गाइस, इज दिस क्लियर? ये आपके प्रोहिबिटेड लिस्ट के अंदर आ जाता है। ये क्लियर हुआ आपको? देखो आपका आधा ओडीआई यहीं पर ही इसी में खत्म हो जाएगा चार्ट्स के बेसिस पे। दिस इज क्लियर हाँ सर। गाइस, दिस इज क्लियर? हाँ सर। ओके, फिर देखो फर्दर अगर आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपको कंडीशंस दिए गए हैं दैट व्हाट आर द कंडीशंस विद व्हिच यू कैन मेक अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, तो अब हम यहाँ पर कंडीशंस के बेसिस पे चलते हैं। सो ये जो हमने यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन देखा था, रेस्ट्रिक्शन के अंदर जो कंडीशंस दिए ये हम रेफर कर रहे हैं अभी इस चार्ट के अंदर। क्लियर? तो यहाँ पर एक लिमिट सेट किया हुआ है कि आपका जो भी टोटल फाइनेंशियल कमिटमेंट होगा, ठीक है, जो भी टोटल फाइनेंशियल कमिटमेंट होगा सबसे पहले तो उसी के ऊपर लिमिट लगाया हुआ है। बोलते हैं ना जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ, तो यहाँ पर भाई बोला हुआ है कि इंडियन पार्टी का जितना औकात रहेगा उससे ज्यादा वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सो टोटल कमिटमेंट, फाइनेंशियल कमिटमेंट बाय अ इंडियन पार्टी इन wholly owned subsidiaries or joint venture, this should not exceed 400% of its net worth। मिला? should not exceed 400% of its नेटवर्थ। ये क्लियर हुआ? लेकिन किसका नेटवर्थ? ऑफ द इंडियन पार्टी। इंडियन पार्टी के नेटवर्थ से 400% से ज्यादा आप वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अब सपोज करो अगर आप इसको एक्सीड करना चाहते हो तो एक्सीड करने के लिए फिर आपको क्या लगेगा? प्रायर अप्रूवल लगेगा। मिला? सो इफ एक्सीडेड देन यू विल रिक्वायर व्हाट? प्रायर आरबीआई अप्रूवल। इफ यू सी, मैंने जो यहाँ पर ये आपको चार्ट बना के दिया था तो इसमें क्या बताया था? प्रायर अप्रूवल लगेगा ना। अब ये प्रायर अप्रूवल कब लगेगा? इफ यू एक्सीड द लिमिट। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिमिट को एक्सीड कर दिया और लिमिट कितना दिया हुआ है? 400% ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द इंडियन पार्टी। गाइस क्लियर? गाइस क्लियर? हाँ सर। इसके अलावा आप यहाँ पर जो बेसिकली बिजनेस में पैसा लगा रहे हो दैट शुड बी फॉर बोनाफाइड बिजनेस पर्पस ओनली। ठीक है, दैट्स लाइक अ बेसिक कंडीशन यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा जो भी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है उसको क्या भेजना पड़ेगा? एपीआर भेजना पड़ेगा। व्हाट इज एपीआर? हमने पहले भी पढ़ा था एपीआर के बारे में। व्हाट इज एपीआर? एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ये जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है दिस इज टू बी सबमिटेड बाय द इंडियन पार्टी। ये जो इंडियन पार्टी है ये एपीआर सबमिट करेगा किसको? आरबीआई को। गाइस क्लियर? दिस विल हाँ बी सर। सबमिटेड टू आरबीआई। देन फर्दर अगर आप यहाँ पे चेक करो तो जैसे एफडीआई के लिए आपको बोला था कि ऐसे नहीं कि 50 ऑथोराइज्ड डीलर से आप डील करो, ट्रांजैक्शंस करो, एक ही ऑथोराइज्ड डीलर रहेगा और उसी के साथ में आप क्या करोगे? उसको इन्वेस्ट करोगे। ओके, सेम वे यहाँ पर भी क्या बोला हुआ है कि ऑल ओडीआई ट्रांजैक्शंस शुड बी बाय वन authorized dealer, only one branch. So all ODI transactions, this should be via one branch of
ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक। तो ऐसे नहीं आप अलग अलग ब्रांचेस से करो। इसका फायदा क्या हो जाता है कि आपके सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एक ही जगह यहाँ पर क्या रहेंगे, बेसिकली कंप्लाइड रहेंगे। इसके अलावा जो इंडियन पार्टी है उसको आरबीआई से अप्रूवल अगर लेना है तो वो अप्रूवल कैसे लेगा, बेसिकली फॉर्म ओडीआई वो सबमिट करेगा। फॉर्म ओडीआई, जैसे वहां पर अलग अलग फॉर्म्स हमने देखा था एफडीआई के लिए, याद आ रहा है आपको, अलग अलग फॉर्म्स हमने देखा था, वैसे यहाँ पर अलग अलग फॉर्म्स रहेंगे जो ओडीआई के लिए। दिस विल बी सबमिटेड टू आरबीआई और यहाँ पर आपको फिर इन्वेस्टमेंट करने को देगा। अच्छा ध्यान रखना, जब आप ये फॉर्म ओडीआई आरबीआई को सबमिट करोगे उसके बाद में आरबीआई आपको क्या इशू कर देगा, आरबीआई विल इशू यू द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अरे क्लियर, रिमेंबर एफडीआई में भी कुछ ऐसा ही था, हाँ राइट? तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आरबीआई to issue UIN, that is unique identification number. Guys clear? हाँ sir. Right, so this way these are some of the conditions depending on, obviously फिर यहाँ पर इसके valuations भी आपको करवाने पड़ेंगे, ठीक है? तो जो valuations होगा, क्योंकि how will you determine कितना इन्वेस्टमेंट किया कितना इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो ये सब जो भी आपका वैल्यूएशन रहेगा, दिस वैल्यूएशन रिपोर्ट विल हैव टू बी सबमिटेड बाय सर्टिफाइड, बेसिकली सर्टिफाइड वैल्यूअर तो अभी तक नहीं आया, बट यहाँ पर कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर, सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर, ठीक है, या फिर कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कोई सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। बेसिकली अंग्रेजों का चार्टर्ड अकाउंटेंट इज सीपीए, वरना अपना मर्चेंट बैंकर है। अब इंडिया में अगर आप करवा रहे हो वैल्यूएशन, सो इट शुड बी व्हाट, इट विल बी सेबी रजिस्टर्ड। एंड लेट्स से अगर आप अब्रॉड करवा रहे हो तो वहां पर जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी रहेगा उसके पास में, तो लेट्स से अगर आप सिंगापुर में ये वैल्यूएशन करवा रहे हो तो MAS वहां पर आपको मिलेगा, यूएस में करवा रहे हो तो SEC रहेगा। तो जो भी यहाँ पर आपके पास अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगा उसके पास में आप इसको रजिस्टर करवाओगे और वो आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट करके देगा। आप बताओ, दिस इज क्लियर? दिस इज क्लियर? हाँ सर। गाइस क्लियर? अच्छा, इसमें भी एक आपको लिमिट दिया हुआ है, मॉनेटरी लिमिट, अगर आप चेक करो, याद रहे तो, ये वाला अगर आपको याद रहे तो, सो इफ द इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली लेस देन 5 million US dollars, $5 million, अगर ये उससे कम रहता है तो ये लोग भी आपको सर्टिफाई करके दे सकते हैं। बट इफ इट इज 5 million और अबव, तो यहाँ पर कौन करेगा, फिर ये लोग ही करेंगे वैल्यूएशन। ये बताओ, इज दिस क्लियर? यप। गुड। सो ये आपके पास यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशंस आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब बताओ, दिस इज क्लियर? हाँ सर। ओके, तो अब हम एक काम करते हैं, लेट्स गो टू द नोट्स जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ तक मुझे बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। क्योंकि ये फंडामेंटल था, ये सब जितना भी था आपका ये सब फंडामेंटल था। फंडामेंटल क्लियर, तो अब यहाँ पर कुछ नहीं, खाली प्रोसीजरल पार्ट रहेगा। तो एक देखो, एक डेफिनेशन आपको यहाँ पर मिल रहा है फाइनेंशियल कमिटमेंट का। ओके दुर्लभ, श्रद्धा, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। आप यहाँ पर देखो, एक आपको यहाँ पर डेफिनेशन मिल रहा है फाइनेंशियल कमिटमेंट का, तो जो मैंने आपको इधर नहीं बताया था टोटल फाइनेंशियल कमिटमेंट, तो ये जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है ये डिफाइन किया हुआ है, ठीक है? ये फाइनेंशियल कमिटमेंट बताया हुआ है दैट फाइनेंशियल कमिटमेंट amounts to, in case of direct investment, is contribution to equity, loan, and 100% of the guarantee or 50% of the performance guarantee which is issued by an Indian party to the overseas। तो ये देखो, ये जो इंडियन पार्टी, ये आपके मॉड्यूल में डिफाइन नहीं किया हुआ है, ओके? ये इंडियन पार्टी आपके मॉड्यूल में डिफाइन नहीं किया हुआ है, बट इंडियन पार्टी को मैंने वहां पर आपको बता दिया। दिस इज क्लियर? then this is joint venture and wholly owned subsidiary है। फिर ये देखो, हमने अप्रूवल रूट देखा था, the government has adopted 2 approaches for approval of the direct investment, one is the automatic route, another is the approval route। so automatic route में Indian party does not require prior approval of the Reserve Bank of India, बस वो किसको अप्रोच करेगा, should approach the authorized dealer category 1 bank with the application in form ODI। आ गया समझ में? एंड प्रिस्क्राइब इंक्लूजन। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने जो यहाँ पर आपको लिखा है that you will have to submit form ODI, मुझे बताओ अप्रूवल रूट ऑटोमेटिक रूट दोनों में लगेगा या खाली अप्रूवल रूट में लगेगा ODI, फॉर्म ODI? The requirement of form ODI is for what? Is for both automatic route, approval route। देखो ये एक MCQ बनाकर आपको मैं देता हूँ। Form ODI is required for A, automatic route,
B, approval route, and C, both. Unfortunately, I cannot give you option D. Option D अगर करो तो ये लो whatever K3G के पूजा बन जाओ, ठीक है? बट फिलहाल ABC में से बताओ कौन सा आंसर करेक्ट है? दोनों में लगे सर शायद। ध्यान रखना, फॉर्म ODI will require in both automatic as well as approval route. See, form ODI is you are intimating RBI that you know, नहीं दुर्लभ, दोनों में लगेगा. अप्रूवल में you will require permission. See, permission and form is different. Okay? हाँ, correct. And automatic. This is very nice. Right? So आप यहाँ पे ध्यान रखना, it will be for both approval as well as your automatic route. दोनों रूट में आपको यहाँ पर फॉर्म FDI का जरूरत पड़ेगा. देखो, फॉर्म FDI करोगे तभी तो आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, और यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिलेगा तभी तो आप एक्चुअल में ODI प्रोसीड्स को भेज पाओगे बाहर. आया समझ में? सो आप ध्यान रखना, इट इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल रूट. सी, फॉर्म ODI सबमिट करना और अप्रूवल लेना दो अलग बात है, राइट? फॉर्म ODI को आप इस तरह से समझो, यू आर टेक्निकली intimating the regulator that see, look, this is the person who is investing so and so much money and this is within the limits, or I don't fall into the category of approval route, but at least मुझे intimate तो करना पड़ेगा ना, हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा, राइट? तो आपको फॉर्म ODI उसी की तरह, इंटीमेशन की तरह. लेकिन अप्रूवल में बेसिकली आप जाकर वहां पर क्या कर रहे हो, यू आर टेकिंग द परमिशन, एंड परमिशन इज डिफरेंट फ्रॉम इंटीमेटिंग. गाइस क्लियर? गाइस क्लियर? यस सर। ओके, सो यहाँ पर वही बताया हुआ है. तो फॉर्म ODI आप यहाँ पर सबमिट करोगे अलॉन्ग विद ऑल द एनक्लोजर्स एंड जो भी आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है उन सबको देकर. इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स इन द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर विल रिक्वायर प्रायर रेगुलेटर्स अप्रूवल ऑफ बोथ इंडिया एज वेल एज अब्रॉड. तो यहाँ पे जैसे आपको सेबी, RBI, इन सबके अलग अलग अप्रूवल्स लगेंगे. इनफैक्ट इंश्योरेंस में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इंडिया का IRDAI और अब्रॉड का जो भी वहाँ पर इंश्योरेंस रेगुलेटर होगा उसका अप्रूवल जाएगा. देन प्रपोजल्स नॉट कवर्ड अंडर द ऑटोमेटिक रूट विल रिक्वायर prior RBI approval and with a specific application in form FDI with the documents which is required. आप बताओ, this is clear? So form ODI will be required for both automatic as well as approval route, but in case of automatic route you will just require to submit form ODI and आपका काम authorized dealer के थ्रू ही हो जाएगा. लेकिन in case अगर आप वहाँ पे ऑटोमेटिक रूट में फॉल नहीं करते तो आपको फॉर्म ODI तो सबमिट करना ही पड़ेगा. इसके अलावा एडी कैटेगरी 1 बैंक आपके पैसे को कब रिलीज करेगा? जब आपको RBI से अप्रूवल मिल जाएगा. यहाँ पर RBI से अप्रूवल का जरूरत नहीं है, पैसे आए और सीधा इन्वेस्ट हो गया. गाइस क्लियर? हाँ सर. ओके, फिर यहाँ पर आ रहा है प्रपोजल फॉर मेकिंग ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अंडर द अप्रूवल रूट. तो अगेन यहाँ पर भैया यू शुड अप्रोच द डेजिग्नेटेड ऑथराइज डीलर, ठीक है? और आप उसको फॉर्म अपना सबमिट करोगे. वो उस फॉर्म को क्या करेगा? स्क्रूटनी करेगा अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, और उसको लगेगा सब बराबर है तो वो आपके प्रपोजल को फॉरवर्ड कर देगा किसको? RBI को, फॉर्म ODI के लिए. एंड दैट वे यू विल गेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. एक बार UIN नंबर आपको अलॉट हो गया उसके बाद में you can do any foreign investment. Guys clear? हाँ सर. Guys clear? यस सर। ये सिंपल आपका पॉइंट है. यस अब सर. देखो, ये आपके पास वहां पर दिया हुआ है. अब ये अगर आप याद रखते हो तो ठीक, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल होगा कि आप इसको नहीं याद रख पाओ. सो यू हैव सम प्रोविजंस हियर, लेट मी जस्ट. हाँ, तो जैसे आप यहाँ पर बताओगे ट्रांजैक्शन नंबर जो आपका जनरेट हुआ है, देन ब्रीफ डिटेल्स ऑफ द इंडियन एंटिटी, ब्रीफ डिटेल्स अबाउट द ओवरसीज एंटिटी, देन बैकग्राउंड ऑफ द प्रपोजल क्या है आपका, ट्रांजैक्शन के बारे में आप पूरा बताओगे. फिर रीजन सीकिंग अप्रूवल मेंशनिंग टू द एक्सटेंट ऑफ द फेमा प्रोविजन, ऑब्जर्वेशंस जो रहेंगे एडी कैटेगरी 1 बैंक के वो जाएगा आपका यहाँ पे, करेक्ट? फिर प्राइमा फेसी वायबिलिटी ऑफ द जॉइंट वेंचर एंड वोल्ली ओन्ड सब्सिडरी, फिर कंट्रीब्यूशन टू द एक्सटर्नल ट्रेड, मतलब बेसिकली इस ट्रांजैक्शन से इंडिया को क्या फायदा होगा आप उसके बारे में यहाँ पर बताओगे कि इस तरह से करके ये कंट्रीब्यूशन रहेगा. देन फाइनेंशियल पोजीशन और ट्रैक रिकॉर्ड बताओगे, दोनों अपना, इंडियन पार्टी एंड फॉरेन एंटिटी का. देन एक्सपर्टीज एंड एक्सपोजर आप बताओगे इंडियन पार्टी का इन दैट बिजनेस जिसमें ये बात कर रहे हैं. देन आल्सो द रिकमेंडेशंस ऑफ द दिस. इसके अलावा लेटर आल्सो विल लेटर फ्रॉम द IPs in the Indian party which will be addressed to the designated authorized bank. फिर बोर्ड रेजोल्यूशन रहेगा कि ये ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट करने लायक है कि नहीं है, करेक्ट? इफ यू रिमेंबर सेक्शन 186 हिट होता है कंपनीज एक्ट का. अरे नालायक लोग, कौन सा सेक्शन हिट होता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए?
186 yes sir. 186 ये सुनो, तो प्रायर आपको यहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन जाएगा आपका, फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का कि किसने कहाँ पर कैसे कैसे पैसा लगा, तो क्रोनोलॉजी पूरा समझा दोगे आप वहाँ पे। देन यू विल आल्सो हैव द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट एंड द वैल्यू, ये देखो ये आ गया वैल्यूएशन सर्टिफिकेट। तो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट आपका किसके लिए, बेसिकली फ्रॉम द मर्चेंट बैंकर और फ्रॉम द सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, और maybe very soon you will also have the registered valuer, ठीक है। तो ये registered valuer भी वहां पर आ जाएगा, but at present नहीं है registered valuer वहां पे। at present registered valuer खाली companies act और insolvency में है, तो यहाँ पर आ जाएगा। so this is what has been given there। तो इसके बाद में जो भी आपका डेजिग्नेटेड ऑथराइज्ड डीलर होगा, आप सारे के सारे ट्रांजैक्शंस उसी के थ्रू करोगे, तो अपन ने कॉमन ही देखा था। Then ODI which requires prior RBI approval. Now this is I think a important list which you should remember, correct? आप ये simple सा ध्यान रखो that overseas direct investment in the energy and natural resources sector exceeding the prescribed limit of the net worth of the Indian companies, तो वो आपको यहाँ पर जाएगा। Then investments in overseas unincorporated entities, मिला unincorporated entities, जो कि कौन से सेक्टर में, ऑयल सेक्टर में है, ठीक है। वहां पर भी आपको बोला गया, लेकिन यहाँ पर ONGC, ठीक है, ऑयल इंडिया, इन सबको मना किया गया कि इनके ऊपर ये लिमिट्स नहीं है, दे कैन इन्वेस्ट ऑल्सो इन द अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज विच आर इन द ऑयल सेक्टर। क्योंकि एक बात बताओ ना, ONGC, ऑयल इंडिया, इनका तो मेन बिजनेस ही किस में है, इंडिया में। अगर आप देखो तो मोनोपोली किसके ऊपर है, इन्हीं के पास है। Now they can invest without the approval of the government of India, basically without any limits, sorry, which is approved by the government of India, they can invest without any limits under the automatic route। guys clear? तो यहाँ पर RBI का अप्रूवल आपको नहीं लगेगा, तो ये दो आपके पास आता है। Then if you see overseas investment by the proprietorship concern and unregistered partnership firm which satisfies the eligibility criteria, तो भी चलेगा। आगे हम ये सब पढ़ने वाले, ये लोग कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। Then we also have the registered trust in the societies, then corporate guarantees which are issued by the Indian party, ठीक है, to the subsequent or the step down subsidiary। What is step down subsidiary? So you have H limited, then you have S limited, and you second have layer ना, second layer। So this is subsidiary, this is step down subsidiary, right? So subsequent level of the, और स्टेप डाउन सब्सिडरी इसके बियॉन्ड जितने भी आपके जाते हैं, उन सब के लिए आप अगर गारंटीज को इशू कर रहे हो तो भी आपको यहाँ पर प्रायर अप्रूवल लगेगा। देन ऑल अदर गारंटीज विच आर ऑफर्ड बाय द इंडियन पार्टी टू द फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट लेवल ऑफ द सब्सिडरी, तो ये दोनों के लिए भी अगर आप गारंटीज को इशू कर रहे हो तो यहाँ पर जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, कॉर्पोरेट गारंटी, ठीक है। सो लेट्स से मुकेश अंबानी इज गिविंग गारंटी फॉर दिस कंपनी, दिस वन, राइट, तो वो कॉर्पोरेट गारंटी नहीं होगा। बट इफ रिलायंस लिमिटेड इज गिविंग देन दिस इज अ कॉर्पोरेट गारंटी। बट एक बात बताओ, क्या 2 लेयर से ज्यादा आप सब्सिडरी कंपनी रख सकते हो? कंपनी नहीं अभी नहीं रख सकते है ना, फिर यहाँ पर ये क्यों लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ऐसे क्यों लिखा हुआ है, सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट लेवल to step down subsidiary? Why it is talking about if we are not allowed to go beyond S1 S2, why rules talk about S3 S4 S5? अच्छा, अब ये भी मत बोलना कि सर ये मतलब अमेंड नहीं हुआ है। दिस जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, ऑल दिस वाज लास्ट अमेंडेड इन नवंबर 2019, वहां पर भी ऐसा ही लिखा हुआ है। मैं आपको लेक्चर के एंड में चेक करवाऊंगा, वहां पर भी ऐसा सर लिखा हुआ है। अगर कोई स्टेप डाउन सब्सिडरी की फॉरेन कंट्री में अगर कोई सब्सिडरी रहेगी तो चलता है सर? हाँ, ध्यान रखना तृप्ति, जैसे प्रशित ने करेक्ट बताया कि फॉरेन सब्सिडरीज जो है वो यहाँ पर एक्सक्लूड किया हुआ है, ठीक है, फॉरेन सब्सिडरीज को। तो इंडिया में ये स्ट्रक्चर नहीं चलेगा, बट अगर मैं आपको बोलता हूँ ये फॉरेन में है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। एक तो 100% सब्सिडरी को इग्नोर करते हैं और एक फॉरेन सब्सिडरीज को यहाँ पर हम इग्नोर करते हैं। देन रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द बैलेंस शीट्स अगर आपका है, वहां पर आप राइट ऑफ करते हो, बेसिकली सेक्शन 66 अगर आप यहाँ पर कर रहे हो तो वो जाएगा आपके लिए। देन कैपिटलाइजेशन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रिमेनिंग, तो बेसिकली देखो इसमें क्या होता है, व्हाट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, आप सिंपली चेक करो। मैं क्या करता हूँ, आप देखो ये मेरा बैलेंस शीट है, ठीक है, ये इंडियन पार्टी का बैलेंस शीट है, मैंने फॉरेन पार्टी को गुड्स बेचा, तो मेरे बैलेंस शीट में यहाँ पर क्या दिखेगा, डेटर्स। सो लेट्स से मैं यहाँ पे बोलता हूँ आई हैव डेटर्स ऑफ 100 करोड़, ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कैपिटलाइजेशन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स व्हिच आर रिमेनिंग अनरियलाइज्ड बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ रियलाइजेशन विल रिक्वायर, अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, आप बोलते हो कि यार देख तू पैसे वैसे तो मेरे को देगा नहीं, एक काम करते हैं, तेरे इस अमाउंट को अपने कंपनी के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दे। सी दिस इज द इंडियन पार्टी
और ये इंडियन पार्टी का बैलेंस शीट का एसेट साइड हो गया, ठीक है। ये रेड कलर से दिख रहा है कि मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रुको, दिखेगा नहीं फिर। यहाँ पर आपके पास है फॉरेन पार्टी, ये फॉरेन पार्टी का बैलेंस शीट है। अब इसके अगर एसेट साइड पर ये 100 करोड़ दिख रहा है, तो फॉरेन पार्टी के कहाँ पर दिखेगा, लाइबिलिटी साइड पर दिखेगा ना। गाइस ये ट्रांजैक्शन समझा कि नहीं आपको? हाँ सर। मीरा जी ये देखो मैंने येलो कलर से लिख दिया, रेड कलर से दिखता नहीं है, ये देखो। सो यू हैव डेटर्स ऑफ 100 करोड़ इंडियन पार्टी के बैलेंस शीट में। अब इधर डेटर तो वो इधर क्या होगा, क्रेडिटर होगा। जब कैपिटलाइज करने का बात हो रहा है तो आप फॉरेन पार्टी को क्या बोलते हो, एक काम कर, ये अमाउंट को यहाँ पर राइट ऑफ कर दे और इसको कन्वर्ट कर दे अपने कंपनी के किस में, इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो वो आपको 100 करोड़ रुपए का इक्विटी शेयर दे देगा। आया समझ में? अब आपके लिए जो यहाँ पर पहले डेटर्स था, ये डेटर्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, इन्वेस्टमेंट्स 100 करोड़ का। आया, ये आ जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट्स इन फॉरेन पार्टी। समझा? हाउ, व्हाट डू वी कॉल एज बोनस इशू? बोनस इशू को हम क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। यस और नो? तो यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, यू आर हियर कैपिटलाइजिंग द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। मिला जी? मिला? ओके ओके, थैंक यू दुर्लभ, ये आया समझ में, राइट। सो यहाँ पर जाएगा। इसके अलावा प्रपोजल्स ऑफ द इंडियन पार्टी अंडरटेकिंग द फाइनेंशियल कमिटमेंट विदाउट इक्विटी कंट्रीब्यूशन। अब ये देखो, ये एक थोड़ा डेंजरस पार्ट आ गया कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यू आर डूइंग फाइनेंशियल कमिटमेंट बट विदाउट इक्विटी कंट्रीब्यूशन, मतलब लोन्स वगैरह देके उस हिसाब से आप काम कर रहे हो। सो हियर इट विल रिक्वायर व्हाट, इट विल रिक्वायर योर प्रायर आरबीआई अप्रूवल। ओके हाँ सर। गाइस, दिस इज क्लियर, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर ये देखो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स किस किस तरह से हो सकता है, तो आप कैसे कर सकते हो, आइदर बाय इक्विटी शेयर और बाय सीसीपीएस। व्हाट इज सीसीपीएस? What is CCPS? It is compulsory convertible, okay, preference shares, CCPS। ये देखो, तो आप या तो इक्विटी भी इशू कर सकते हो या फिर हाँ प्रेफरेंस शेयर्स कंपल्सरीली कन्वर्टेबल, मतलब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं है इन्वेस्टर के पास कि वो बोले कि नहीं मेरे को रिडीम करके दे, तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। देन कंट्रीब्यूशन टू द जॉइंट वेंचर एंड wholly owned subsidiary as preference share, right? But for reporting purpose this will be considered as what, this will be considered as loan. Then you will have as loan to the joint venture and wholly owned subsidiaries abroad, correct? ध्यान रखना यहाँ पर WOS बोला हुआ है abroad. Then 100% of the amount of corporate guarantee, right? Then 50% of the amount of performance guarantee. Now what is performance guarantee? What is performance guarantee? What is performance guarantee? सर गारंटी दिया कि हम लोग ये काम करेंगे कर। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, एक थर्ड पार्टी गारंटी देता है कि देखो आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो। जैसे मालपानी सर आपको मेरे लिए परफॉर्मेंस गारंटी दे सकते हैं कि आप पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। अगर आनंद सर ने अच्छे से नहीं पढ़ा है या टाइम पे अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो मैं तुम्हारे को इतना कॉम्पनसेशन दूंगा। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, परफॉर्मेंस गारंटी। गाइस क्लियर? Then same way you have the bank guarantee or the letter of credit which is issued, and any fund, non-fund based credit facility which are availed by charge, mortgage or hypothecation on the assets of the Indian party, right? मेरा immovable. So in that case ये आपके financial commitments आ सकते हैं। ध्यान रखना, एक straight forward question एग्जाम में आपको मिल सकता है, what is financial commitment? तो ये आपके लिए एक important question बनेगा। Guys clear? Guys clear? हाँ सर। ओके, देन देखो यहाँ पे वही बताया हुआ है, एंड इंडियन पार्टी इज एलिजिबल टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन द ऑटोमेटिक रूट। अभी देखो इंडियन पार्टी में क्या बताया हुआ है, इट्स अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मिला? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो पार्टनरशिप फर्म है, देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और एनी अदर एंटिटी। गाइस क्लियर? ये आ गया? मैंने जो एकदम फर्स्ट चार्ट जो आपको बनाकर दिखाया था, सो दिस इज दैट इंडियन पार्टी। ओके, then you see you have, फिर यहाँ पर बताया हुआ है परमिसेबल सोर्सेस कि आप कैसे कैसे, हाउ यू विल फंड द ओडीआई। दिस इज बेसिकली द परमिसेबल फंडिंग ऑफ ओडीआई, कैसे कैसे आप फंडिंग कर सकते हो।
तो यहाँ पर फंडिंग के लिए आपको क्या बताया मैं, ड्रॉवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द एडी कैटेगरी 1 बैंक। आप बैंक के पास जाओगे, रुपया दोगे और उसको बोलोगे मेरे को डॉलर दो, और डॉलर से जाकर आप इन्वेस्ट करोगे। और यू आर डूइंग व्हाट, यू आर डूइंग स्वैप ऑफ शेयर्स। व्हाट डू यू मीन बाय स्वैप ऑफ शेयर्स? व्हाट डू यू मीन बाय स्वैप ऑफ शेयर्स? और हमारे शेयर्स दिए हमने उसके लिए। सो टेक इट दिस वे, अभी तो फेसबुक रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहा है। टेक इट दिस वे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस इज इन्वेस्टिंग इन व्हाट, रिलायंस इज इन्वेस्टिंग इन फेसबुक, ठीक है। तो रिलायंस यहाँ पर क्या करता है, रिलायंस एक ऑफर करता है। ऑफर करता है किसको, टू द शेयर होल्डर्स ऑफ फेसबुक। उनको क्या बोलता है, तुम एक काम करो, अपने फेसबुक के शेयर्स को सरेंडर करो और बदले में तुमको मैं क्या दे दूंगा, रिलायंस के शेयर्स दे दूंगा। आया समझ में? दिस इज कॉल्ड एज शेयर स्वैप। शेयर स्वैप आपको कहां पर ज्यादातर देखने को मिलेगा, शेयर स्वैप आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा इन केस ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड टेक ओवर। मिला? मर्जर अमेलगमेशंस एंड टेक ओवर में आपको यहाँ पर मिलेगा। देन वी जस्ट नाउ डिस्कस्ड अबाउट द कैपिटलाइजेशन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। रिमेंबर जो मैंने आपको बताया था, व्हेन द अमाउंट ऑफ डेटर इज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, देन प्रोसीड्स ऑफ द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और द फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। देन मैंने आपको बताया था एडीआर जीडीआर के थ्रू भी होता है। देन बैलेंस इन द अर्नर्स, ये आ गया ईईएफसी, दिस इज दैट अकाउंट जो दुर्लभ ने आंसर किया था, करेक्ट, राइट, ये वाला रहेगा। देन प्रोसीड्स ऑफ द फॉरेन करेंसी रेज्ड थ्रू एडीआर एंड जीडीआर। गाइस क्लियर? गाइस क्लियर? हाँ सर। राइट, सो ये आपके पास होगा। सी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एडीआर जीडीआर देखो दो बार आ गया, यहाँ भी एडीआर जीडीआर आ रहा है और यहाँ भी एडीआर जीडीआर आ रहा है। हियर एडीआर जीडीआर में आप क्या कर रहे हो, स्वैप कर रहे हो। आया? दिस इज स्वैप एंड हियर यू आर इशुइंग प्रोसीड्स थ्रू। अरे मिला? दिस इज बेसिकली स्वैपिंग ऑफ एडीआर जीडीआर विद द शेयर्स, और यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, दिस इज यू आर टेक्निकली इशुइंग। इशू तो खैर दोनों में हो रहा है, यहाँ पर स्वैप हो रहा है और यहाँ पर क्या मिल रहा है, आपको पैसा मिल रहा है और उस करेंसी से आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। गाइस क्लियर? गाइस क्लियर? यस देखो अगर आप नहीं हाँ ना नहीं बोलोगे ना, तो आई विल अंडरस्टैंड दैट, आप मेरे को यही लगेगा आपको समझ में आ रहा है, सो आई विल प्रोसीड विद दैट। तो अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो प्लीज बता देना मेरे को, ओके? हाँ सर। फिर आप देखो यहाँ पर बताया हुआ है इंडियन कंपनी मेकिंग जॉइंट वेंचर। अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के अंदर फिर मुझे लगता है 2 to 3 मार्क्स के लिए आपको देखने को मिल सकता है, और बहुत कॉमन से पॉइंट्स है यहाँ पे। अब इसमें क्या बताया हुआ है, देखो जैसे एक इंडियन कंपनी है, वो किसी फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहती है, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में। तो आप देखो सबसे पहले तो आपको क्या बताया हुआ है, आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों कंट्री के फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। यस और नो? वी जस्ट नाउ डिस्कस्ड फ्यू मिनट्स बैक, करेक्ट। इसके अलावा आप अगर वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो किसी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के किसी कंपनी के अंदर, तो वो जो कंपनी है फॉरेन कंपनी, दैट फॉरेन कंपनी इज आल्सो अप्रोप्रिएट रेगुलेट अथॉरिटी फॉर इंडिया फॉर कंडक्टिंग द फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटीज, करेक्ट। उसने फिर यहाँ पर क्या किया हो, यहाँ पे प्रॉफिट को अर्न किया हो, एंड जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स है उसको आपने यहाँ पर प्रॉपर्ली जो कैपिटल एडिक्वेसी और इन सब के जो आपके प्रूडेंशियल नॉर्म्स है उसको यहाँ पर इसने कंप्लाई किया। आपको बस खाली ये 4 पॉइंट याद रखना है, व्हाट इज द कैपिटल एडिक्वेसी प्रेस्क्राइब्ड, ये सब आपको दिमाग नहीं लगाना एज फार एज योर एग्जाम्स आर कंसर्न्ड, करेक्ट। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए क्या चाहिए वो भी मैं लेक्चर के एंड पे आपको बता दूंगा, बट फिलहाल आपको बस खाली ये 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि उसने प्रॉफिट कमाया हो पिछले 3 साल में, रजिस्टर्ड हो किसके साथ, अप्रोप्रिएट रेगुलेटर अथॉरिटी इन इंडिया, अप्रूवल ले लिया हो दोनों अथॉरिटी से, इंडिया और बाहर वाले दोनों से, और यहाँ के जो रेगुलेटर है उसके प्रूडेंशियल नॉर्म्स को क्या करता हो, कंप्लाई करता हो। अगर ये कंडीशंस आपके फुलफिल हो गए, देन यू कैन मेक ओडीआई इन द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। गाइस क्लियर? आप सिंपल एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक कोई जॉइंट वेंचर या फिर वोल्ली ओन्ड सब्सिडरी को सेटअप करना चाहता है, या फिर आप इस तरह से देखो बजाज इंश्योरेंस है, बजाज इंश्योरेंस वहां पर कोई वोल्ली ओन्ड सब्सिडरी या फिर कोई जॉइंट वेंचर सेटअप करना चाहता है, तो अगेन यहाँ पर ये वाले सेक्टर में वो फॉल करेगा। गाइस क्लियर? गाइस क्लियर? हाँ सर यस सर। देन आप ये देखो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, वेरी 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 सिंपल ना, ध्यान रखना दिस इज इन्वेस्टमेंट बाय और दिस इज इन्वेस्टमेंट इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके लिए करना थोड़ा सा कंफ्यूजन बनेगा। आप ध्यान रखना, वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स बाय प्रोप्राइटरशिप कंसर्न एंड रजिस्टर्ड ट्रस्ट एंड सोसाइटीज, क्लियर।
तो यहाँ पर अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो कैसे करेगा? सबसे पहले तो उसको बोला हुआ है यू हैव टू बी अ स्टेटस होल्डर। अभी हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ा नहीं है, अगला चैप्टर हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ेंगे, तो वहां पर आएगा स्टेटस होल्डर। स्टेटस होल्डर मतलब जिसको बेसिकली यहाँ पर क्या माना जाता है कि उसने एक्सपोर्ट्स वगैरह बहुत अच्छे से किया। वो सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट कैसे मिलता है? स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट आपको तभी मिलता है जब आपने बहुत अच्छा एक्सीलेंट इंटरनेशनल ट्रेड किया हुआ हो। गाइस क्लियर? राइट, क्लियर? ये वाला फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर आपको मिलेगा। तो अगर आपको ये सर्टिफिकेट बेसिकली ये स्टेटस आपको अगर मिला हुआ है, इन दैट केस यू कैन डू इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड। दूसरा यहाँ पर क्या बताया हुआ है? दे हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एक्सपोर्ट outstanding not exceeding 10% of the average export realization of preceding 3 years and consistently high export performance। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि वो पिछले 3 साल में एवरेज जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं उसका 10% से विदिन, मतलब विद इन 10% उनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहना चाहिए। तो सपोज करो मैं आपको ऐसे बोलता हूँ, कंपनी ने पिछले 3 साल में 300 करोड़ और यहाँ पर लेट्स से 400 करोड़ और यहाँ पर लेट्स से 200 करोड़ को सेल किया उसने, ठीक है, एक्सपोर्ट किया। तो इनका अगर आप एवरेज लोगे तो ये कितना आ जाता है आपके पास? 300 करोड़, करेक्ट। अब 300 करोड़ का 10% कितना होता है? 30 करोड़, करेक्ट। तो अब आपका जो एवरेज आउटस्टैंडिंग है वो 30 करोड़ के विद इन रहना चाहिए। द एवरेज आउटस्टैंडिंग शुड नॉट एक्सीड 30 करोड़। आप बताओ, ये समझ में आया? जो आपका एक्सपोर्ट बेसिकली गवर्नमेंट यहाँ पर क्या चेक करना चाहता है कि ये भाई ऐसा नहीं कि खाली एक्सपोर्ट कर करके फॉरेन एक्सचेंज में पैसा फंसा देता है कि भाई एक्सपोर्ट भी करता है और पैसा भी नहीं लेके आ पाता। तो नालायक इंसान नहीं है ये। अरे समझा कि नहीं? राइट, ये टाइम पे पैसा लेके आ जाता है। तो 10% यहाँ पर ये लिमिट लगा के रखा है। तो पहला आपको मैंने क्या बताया? स्टेटस होल्डर। दूसरा आपके पास क्या है? प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड कि 10% से ज्यादा उसका एवरेज जो एक्सपोर्ट होता है उसका 10% से ज्यादा उसका आउटस्टैंडिंग क्रेडिट नहीं रहेगा। गाइस क्लियर? देन जो ऑथराइज डीलर है वो यहाँ पर क्या है? द ऑथराइज डीलर इज सेटिस्फाइड विद द केवाईसी यहाँ पर जो उन्होंने किया हुआ है। तो द ऑथराइज डीलर यहाँ पर उसको क्या कर देता है? इट्स अ केवाईसी कंप्लायंट एंड दे आर एंगेज्ड इन द प्रपोज्ड बिजनेस जहाँ पर उन्होंने बेसिकली इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक। एंड दे आर ऑल्सो नॉट इन द एडवर्स नोटिस ऑफ government agency, any government agency like Directorate of Enforcement, CBI, इनकम टैक्स एंड एक्सपोर्टर्स कॉशन लिस्ट में भी आपका नाम नहीं है, लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर में भी आपका नाम नहीं है। क्लियर? तो ये लोग प्रोहिबिटेड हो जाते हैं, ये लोग फिर इन्वेस्ट नहीं कर पाते। देन द अमाउंट विच इज प्रपोज्ड डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ द एवरेज turnover of the last 3 years of the export realization or 200% of the net on fund whichever is lower। तो ये लिमिट आपको याद रखना है। पता नहीं क्यों मेरा मन बोलता है आपके अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न 5 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। क्या क्या? स्टेटस होल्डर, आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, देन केवाईसी, देन नॉट इन द नेगेटिव लिस्ट, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम प्रपोज्ड अमाउंट का सीलिंग लिमिट। आप बताओ, दिस इज क्लियर? यस सर। This is clear? Then you see Yes, sir. you have investments which can be done by the trust। अब ये बहुत ही मतलब मैं लिटिल में बताऊं बहुत ही कचरा पॉइंट है, मतलब ये आंख मीच के अगर फेंक के भी आओगे तो भी आप लिख दोगे। ट्रस्ट है तो ट्रस्ट शुड बी रजिस्टर्ड, trust deed should permit the investments, मिला। The proposed investment should be approved by trustee, then AD category 1 should be satisfied, then trust has been in existence for 3 years, तो उसको एटलीस्ट 3 साल हो गया हो एग्जिस्टेंस में, और एडवर्स ऑर्डर में नहीं हो। अब मुझे बताओ क्या इसको बहुत ज्यादा याद करने में रॉकेट साइंस लगेगा? नहीं, आप सिंपली चेक करो। इसमें अगर आप देखो ये पॉइंट नंबर 1 बेसिक, पॉइंट नंबर 2 बेसिक, पॉइंट नंबर 3 बेसिक, पॉइंट नंबर 4 बेसिक, पॉइंट नंबर 6 बेसिक। खाली एक जो आपको पॉइंट ध्यान रखना है वो क्या रखना है? 3 years का इनकॉर्पोरेशन उनका हो जाना चाहिए। द ट्रस्ट शुड हैव बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर एटलीस्ट 3 years। गाइस क्लियर? देन सोसाइटी के लिए भी ऐसा ही है, दैट सोसाइटी शुड बी रजिस्टर्ड, मेमोरेंडम शुड परमिट। इसके अलावा आप देखो एडी कैटेगरी 1 बैंक इज सेटिस्फाइड, यहाँ पर भी ये 3 years का आ गया, एंड इट शुड नॉट बी इन द एडवर्स नोटिस ऑफ एनीवन। आप बताओ, दिस इज क्लियर? हाँ सर। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए एलआरएस लिमिट नहीं एप्लीकेबल होगा? नहीं, सोल प्रोप्राइटर के लिए भी नहीं, इट्स ओनली फॉर इंडिविजुअल, इट्स ओनली एंड ओनली फॉर इंडिविजुअल।
वो इनकम टैक्स में अगर आप देखो तो सोल प्रोप्राइटर का जो अकाउंट होता है वो इंडिविजुअल के इनकम टैक्स के साथ ही क्लब होके करता है कि नहीं, राइट? हाँ एग्जैक्टली हाँ हाँ, लेकिन अब सिंपल सा बात है ना, फर्म के नाम पे परचेज कर रहे हो या बेसिकली अगर आप देखो, मैं CS आनंद कनकानी एंड एसोसिएट्स, मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म जो है, ये फॉर्म के नाम पे इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है या मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो डिफरेंस आ जाता है। तो जब आप फॉर्म ODI फाइल करोगे, देखो सिंपल सा बात है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई सोल प्रोप्राइटरशिप है कि इंडिविजुअल है? अगर मैं फॉर्म सबमिट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दूंगा और इन्वेस्टमेंट भी किसके नाम पर होगा, मेरे नाम पर होगा। लेकिन अगर मैं फॉर्म के नाम पे करूंगा तो आई विल बेसिकली डॉक्यूमेंट्स तो प्रोप्राइटर का जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट किसके नाम पे होगा, फॉर्म के नाम पे होगा ना। तो फॉर्म ODI में आप नाम किसका लिखोगे, मेरा फॉर्म लिखोगे, का फॉर्म का नाम। तो फॉर्म का दैट्स हाउ यू डिस्टिंग्विश। तो जैसे ही आपने फॉर्म का नाम लिखा तो खत्म, LRS का लिमिट आपके लिए नहीं है। क्लियर? यस सर नाउ यू अंडरस्टैंड, मतलब अगर सिंपल सी बात है कि अगर सर आपको LRS का लिमिट चाहिए तो आप फॉर्म के नाम पे क्यों फॉर्म भरोगे, आप अपने नाम पे ही फॉर्म भर दो। समझा? हाँ सर तो वो लॉजिकल है, बट एग्जाम में अपने को ऐसा कोई कंसल्टेंसी नहीं देना उसको, ठीक है, कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में है तो ये मतलब ऐसे आ जाए, व्हाट आर द कंडीशंस बाय अ प्रोप्राइटरशिप फॉर्म फॉर डूइंग ODI, तो आप ये कंडीशंस लिखो, या ये कंडीशन याद नहीं है तो आप उसको बोलो व्हाई टू गो बाय दिस रूट, instead register yourself as individual and take benefit of LRS $250,000 without approval, right? तो अच्छा तो लगेगा मतलब, पर प्री कंसल्टेंसी का होता है ना, प्री मैच्योर बेबी होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, बिल्कुल वैसे ही आपका प्री मैच्योर कंसल्टेंसी के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे फिर, राइट? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना यहाँ पे। और मैं आपको बताता हूँ होता है, दिस इज नॉट फ्रॉम द जोक पर्पस, ये टैक्स जब MCQ नहीं था तो लोग जबरदस्ती वहां पर है ना होशियारी झाड़ के आते थे। अभी होता क्या था, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है, और वो जबरदस्ती बच्चा वहां पर लिख के आता है इट इज बेटर टू टेक HRA रेंट फ्री अकोमोडेशन। स्पेशली ये वाले में होता था, दिल्ली नोएडा वाले में होता था। तो वो नोएडा में अगर है तो आप देखो, आई थिंक वो अलाउंस जो है वो 40% है, और अगर दिल्ली में तो वो 50% है। तो वहां पर वो क्वेश्चन में इस तरह से रहता था कि वो 40% मतलब ही मिल रहा है क्योंकि वो नोएडा में रहता है। तो वो बच्चा वहां पर कंसल्टेंसी देगा, इट इज बेटर टू गो टू शिफ्ट टू दिल्ली एज इट इज वेरी नियर, सो ही विल गेट 50% बेनिफिट मोर, 10% बेनिफिट मोर, 50%। तो ऐसा कुछ मत करना। सिंपल क्राइटेरिया आपके लिए अगर आ जाए प्रोप्राइटरशिप के लिए तो ये 5 पॉइंट्स, सिंपल, एंड ऑफ इट, बिकॉज LRS इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल। गुड ऑब्जर्वेशन तृप्ति, गलत नहीं है, बट मैंने एक वर्ड ऑफ कॉशन भी आपको बता दिया यहाँ पे, जो नॉर्मली मिस्टेक हो जाता है स्टूडेंट से। ओके फिर ये आपके पास आ गया स्पेसिफिक लाइसेंस एंड एवरीथिंग, दिस इज लाइक कॉमन, अगेन एप्लीकेशन आप भेजोगे चीफ जनरल मैनेजर को RBI। फिर यहाँ पे आ जाता है एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल। नाउ दिस इज कवर्ड इन LRS। आया समझ में? दिस विल बी कवर्ड इन LRS बिकॉज यहाँ पर कौन आ गया आपके लिए, इंडिविजुअल्स आ गया। तो अब यहाँ पर क्या बताया है, रेसिडेंट इंडिविजुअल कैन अक्वायर और सेल फॉरेन सिक्योरिटीज विदाउट प्रायर अप्रूवल इन फॉलोइंग केसेस। एक तो क्या, अगर उसको एज गिफ्ट मिल रहा है फ्रॉम PROI देन देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आपको ESOP मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ESOP में ध्यान रखना अंडर कैशलेस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, जिसमें कोई इंडिया से रेमिटेंस नहीं लगेगा, देन यू कैन अक्वायर। देन by way of ESOP which is issued to an employee or director of an Indian office or branch office, ठीक है, of a foreign company or a subsidiary in India of a, because आपको अगर ध्यान हो तो ESOP अगर आप इशू कर सकते हो तो ESOP can be issued as the shares of the holding company or also the shares of the subsidiary company, yes or no? yes or no? होल्डिंग सब्सिडरी दोनों के शेयर्स इशू कर सकते हो ना आप, हाँ या ना? हाँ सर। तो यहाँ पर वही वाला बात हो रहा है कि आप कहाँ पर काम करते हो, यू आर वर्किंग इन द इंडियन ऑफिस और इंडियन ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी, ठीक है, और इट्स सब्सिडरी इन इंडिया, करेक्ट, और बदले में आपको क्या मिल रहा है, फॉरेन कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं। तो अगेन देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। या फिर आप इनहेरिट कर लेते हो फॉरेन से, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। या फिर आप परचेज करते हो कहाँ पर, जैसे वहां पे EEFC अकाउंट था, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, RFC अकाउंट। गाइस क्लियर? गाइस क्लियर? इसके अलावा बाय वे ऑफ बोनस और राइट इशू अगर आपको मिलता है तो अगेन देयर इज नो प्रॉब्लम। दिस इज क्लियर? हाँ सर। पक्का समझा ना? आज का लेक्चर का तो मेरे को डाउट ही लग रहा है आपको समझा कि नहीं समझा, बट आई होप दिस शुड बी क्लियर, राइट? ओके
थैंक यू तृप्ति फॉर दैट। एनीवे आप चेक करो, अगर आप नोटिस करो यहाँ पर खाली एक्विजिशन का बात किया, सेल का कोई प्रोविजन ही नहीं लिखा है। तो सेल का प्रोविजन मैं आपको यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में दे देता हूँ कि इफ यू वांट टू सेल द शेयर्स ऑफ जॉइंट वेंचर और फुल्ली ओन सब्सिडरी, ये एक एग्जाम में फिर क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप सेल करते हो ऑफ अ लिस्टेड सिक्योरिटी, अगर आप किसी लिस्टेड सिक्योरिटी को सेल करते हो, इन दैट केस तो जो भी सेलिंग यहाँ पर होगा दैट शुड बी ऑन स्टॉक एक्सचेंज ओनली, द सेलिंग शुड बी ऑन स्टॉक एक्सचेंज ओनली। आप स्टॉक एक्सचेंज के अलावा यहाँ पर इसको नहीं बेच सकते। लेकिन सपोज करो वो अनलिस्टेड है, तो क्या ऑप्शन होगा? अनलिस्टेड में क्या कंडीशन होगा? जस्ट अ ब्लफ और गेस, जस्ट अ ब्लफ और गेस। सर अगर शायद लिमिट से एक्सीड नहीं करेगा तो वो ऑटोमेटिक कर सकते हैं। एक मिनट, इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑटोमेटिक अप्रूवल और लिमिट्स आएगा। आप खुद सोचो, यू आर द रेगुलेटर, ओके, जस्ट थिंक दिस वे, यू आर द रेगुलेटर, ठीक है, यू आर द रेगुलेटर। मैंने बोला तृप्ति जी मैं ये इतने पैसे बाहर ले जाके लगा रहा हूँ, ठीक है, और हाँ तो अप्रूवल लगेगा। तो जब मैं पैसे लगा रहा हूं तो आपने बोला कि सर ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल, ब्लफ एग्जांपल अपन लेते हैं, 700 रुपया। सर 700 रुपया तक अगर आप, 700 बता रहा हूँ, लेट्स से 1 लाख रुपीज, सर आप 1 लाख रुपया अगर फॉरेन में जाके इन्वेस्ट करते हो तो मेरे से परमिशन मत लेना, आप अपने आप कर लो। 1 लाख से ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप मुझसे परमिशन ले लेना, ठीक है। मैंने 80,000 रुपीज फॉरेन में इन्वेस्ट कर दिया, राइट, डू आई नीड योर अप्रूवल? नो। Okay, so I have invested 80,000 rupees. Now I am talking that I am selling the shares. ये जो 80,000 रुपीज का मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, मैं उस इन्वेस्टमेंट को बेच के वापस इंडिया आ रहा हूँ। Now tell me, as a regulator, Trupti, would you want any check mechanism? Will you want any check and balance mechanism? Or you will say ठीक है चलो कोई बात नहीं, अभी तो पैसा आ ही रहा है तो कोई तकलीफ नहीं है। सी लिस्टेड में आपने मेरे पे कंडीशन डाल दिया कि सर अगर आप लिस्टेड शेयर्स को बेच रहे हो तो प्लीज स्टॉक एक्सचेंज में ही जाकर बेचना। अनलिस्टेड अगर है मेरे शेयर्स तो क्या आप कोई कंडीशन मेरे पे लगाना चाहोगे? करेक्ट दुर्लभ, बताओ क्या कंडीशन लगाओगे आप, बोलो व्हाट कंडीशन यू वुड वांट? ओके, टेक इट दिस वे तृप्ति, मेरे को 80,000 रुपए देश के बाहर ले जाके फेंकने, ठीक है, मैं क्या करूंगा? इन्वेस्टमेंट करूंगा 80,000 में, आया हाँ। समझ में, हाँ। और मैं वहां पर जाके उसको 1 रुपए में बेच दूंगा, चलेगा? नहीं क्यों? सर, आप वैल्यू डिग्रेड कर रहे हो ना इंडियन रुपी की। आया समझ में कि पैसा हाँ। फुकट में बाहर जा रहा है, तो अगर आप बाहर बेच के, मतलब झोल हो सकता है ना ट्रांजैक्शन में, हाँ हाँ। तो एज अ रेगुलेटर यू वुड, देखो स्टॉक एक्सचेंज में ये झोल हो सकता है। If the shares are नहीं quoted नहीं। at 100 rupees, will I sell? Or if I sell, if the shares are quoted at 100 rupees or $100, and if I sell it for $90 also, तो आप मेरे को क्वेश्चन करोगे कि आपने 90 में क्यों बेचा जबकि कोटेड प्राइस 100 था। लेकिन हाँ। अनलिस्टेड में तो आपके पास ऐसा कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। सो अनलिस्टेड कंपनी के अंदर आप बोलोगे दैट द सेल प्राइस शुड बी बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन रिपोर्ट। ये आया समझ में? The sale price will be on the valuation report. Guys, clear? यस हाँ, सर। राइट। और ये वैल्यूएशन रिपोर्ट कौन इशू करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर सीपीए, आया, या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर जो भी वहां पर होगा, उसके बेसिस पे आप करोगे दैट दे आर सोल्ड एट फेयर वैल्यू। सो आपको अगर सिंपल बताओ, अनलिस्टेड will be sold at fair value, listed will be sold at market value. Guys, clear? Market value कौन बताएगा? Stock exchange. Fair value कौन बताएगा? Valuation report issued by the chartered accountant or a CPA. Guys, clear? Guys, Yes, sir. clear? Guys, clear? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब देखो यहाँ पर आपके पास आएगा, ओके दुर्लभ, थैंक यू सो मच। अब देखो यहाँ पर एक आ गया कि रेसिडेंट इंडिविजुअल है, वो फॉरेन कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है, ठीक है, और वो वहां पर शेयर्स को खरीदना चाहेगा, ठीक है। पहले इंडिया में ऐसा नहीं था, पहले मतलब पहले इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर ऐसे कंडीशंस थे जिसको हम बोलते थे क्वालिफिकेशन शेयर। देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज क्वालिफिकेशन शेयर।
ये पढ़ा आपने कंपनीज एक्ट में, इसके बारे में बताया क्या आपको? हालांकि 2013 एक्ट में नहीं है तो आपको नहीं पता तो भी कोई तकलीफ नहीं है। क्वालिफिकेशन शेयर्स का क्या मतलब होता है? सॉरी, क्वालिफिकेशन शेयर्स बाय डायरेक्टर्स। देखो इसका क्या मतलब होगा, अगर मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता हूं तो कंपनीज एक्ट में बोला था कि मुझे 5,000 रुपए के शेयर्स पहले खरीदने पड़ेंगे और ये शेयर खरीदने के बाद मैं कंपनी का डायरेक्टर बन सकता हूँ। अगर मैंने कंपनी के ये शेयर्स नहीं खरीदे, इन दैट केस मैं डायरेक्टर की कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। और अगर मैंने डायरेक्टर का पोजीशन ले लिया और जो भी टाइम लिमिट दिया हुआ था उतने में अगर मैंने शेयर्स को अक्वायर नहीं किया, इन दैट केस माय ऑफिस इज वकेटेड। सो वन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं, vacation of office of the director was if the director fails to take the qualification shares। अभी देखो इंडिया के कंपनीज एक्ट में इसको हटा दिया, बट सपोज करो फॉरेन के कंपनीज एक्ट में वहां पर ऐसा प्रोविजन है दैट द डायरेक्टर has to acquire some qualification shares. Now in that case if you are going to acquire that qualification shares, then you can acquire, there is no problem, but that acquisition should be or will be within the LRS limit। अरे मिली, अरे मिली कि नहीं? हाँ सर। ओके ओके मिली, वेरी गुड दुर्लभ, डोंट वरी। ये देखो ये गया, ये देखो ये जो मिनिमम नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर्स मेरा जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। गाइस क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। ओके फिर ये आ जाता है आपका इन्वेस्टमेंट। इंडियन म्यूचुअल फंड जो फॉरेन में क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसके लिए आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। एक तो कैप याद रखना होगा, $7 बिलियन, ये आपका कैप है। इसके अलावा एडीआर जीडीआर में इन्वेस्ट कर सकते हो ऑफ द इंडियन कंपनी और एनी फॉरेन कंपनी, राइट। इक्विटी ओवरसीज जो वहां पर लिस्टेड है ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, वहां पर आप पैसा लगा सकते हो। देन फॉरेन डेट सिक्योरिटीज के अंदर आप पैसा लगा सकते हो जो कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों हो, बट ध्यान रखना इट शुड नॉट बी बिलो द इन्वेस्टमेंट ग्रेड। गाइस क्लियर? गाइस क्लियर? देन मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप पैसा लगा सकते हो। बट देखो डेट में कहीं पर भी पैसा लगाओगे तो इट शुड नॉट बी बिलो द इन्वेस्टमेंट ग्रेड। ये दिख रहा है, ये डेट ये डेट ये डेट, तीनों में क्या बताया हुआ है, शुड नॉट बी बिलो द इन्वेस्टमेंट ग्रेड। देन डेरिवेटिव्स के अंदर आप वहां पर पैसा लगा सकते हो, बट डेरिवेटिव्स में पैसा कैसे लगाओगे, ओनली फॉर हेजिंग द पोर्टफोलियो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हेजिंग? व्हाट डू यू मीन बाय हेजिंग? हेजिंग क्यों करते हैं हम? रिस्क को कम करने के लिए। अरे समझा? हेजिंग हम क्यों करते हैं? रिस्क को कम करने के लिए। डेरिवेटिव्स बेसिकली क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, फ्यूचर में ट्रांजैक्शन करना, ऑप्शंस में ट्रांजैक्शन करना। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप ट्रांजैक्शन ही क्यों करते हो, अपने रिस्क को, हेज को कम करने के लिए। सो फॉर एग्जांपल सिंपल सा पॉइंट है, अभी डॉलर का रेट चल रहा है कितना, 70 रुपीज, ठीक है। मुझे दिसंबर में डॉलर का पेमेंट करना है, $10,000 मुझे पे करने हैं, तो 70 रुपए के हिसाब से अभी कितना बनता है, 7 लाख रुपया बनता है। नाउ हो सकता है दिसंबर में डॉलर का प्राइस कितना हो जाए, 90 रुपया हो जाए, हो सकता है डॉलर का प्राइस 50 रुपया हो जाए, मेरे को क्या पता, मार्केट तो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। नाउ टू सिक्योर माय पोजीशन व्हाट विल आई डू, आई विल एंटर इनटू सम डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन वेयर आई विल एंटर अ ट्रांजैक्शन विद अ बैंक दैट इन केस द डॉलर प्राइसेस गो बियॉन्ड 70, 70 से ऊपर अगर चला गया तो आप मुझे 70 रुपया पर डॉलर ही दोगे। तो मेरा यहाँ पर क्या हो गया, ट्रांजैक्शन सिक्योर हो गया। 70 से नीचे हुआ तो मैं आपसे डॉलर नहीं खरीदूंगा, लेकिन अगर 70 रुपए से ऊपर चला गया तो मैं आपसे डॉलर खरीदूंगा और मार्केट में भरी प्राइस उस वक्त 700 रुपया हो जाए, लेकिन आप मुझे डॉलर कितने में बेचोगे, सिर्फ 70 रुपए में बेचोगे। सो आई हैव हेज्ड माय पोजीशन। अब सर सामने वाला गधा है क्या कि 50 मतलब 70 से कम होगा तो उसको मतलब वो शेयर्स बेचेगा नहीं, मतलब डॉलर मेरे को बेचेगा नहीं, मैं उससे खरीदूंगा नहीं। तो इन दिस केस आइदर ही विल हैव लॉस और ही विल हैव नो प्रॉफिट नो लॉस, करेक्ट, यही सिनेरियो रहेगा। प्रॉफिट तो किसी हालत में नहीं हो सकता, तो यहाँ पर उसको बदले में मैं क्या कर दूंगा, एक ऑप्शन प्रीमियम दे दूंगा, रिस्क, बेसिकली ये रिस्क उठाने के लिए। सो यहाँ पर डेरिवेटिव्स में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो हेजिंग करने के लिए, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। अगेन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट डेट में आ गया, शुड नॉट बी बिलो द इन्वेस्टमेंट ग्रेड। और फिर यूनिट्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ द ओवरसीज म्यूचुअल फंड, वहां पर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। सो ये आपके पास है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई फील विच इज देयर फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। क्लियर गाइस, क्लियर? हाँ सर। वो ये था ना करके, इंडियन म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड सेबी आर परमिटेड टू इन्वेस्ट विद ओवरऑल कैप ऑफ $7 बिलियन। हाँ मतलब सर वो 7 बिलियन तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, $7 बिलियन तक का ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो बाहर।
तो ये एक लिमिट है, ये लिमिट चेंज होते रहता है। ये 2007 में ये लिमिट कुछ 5 बिलियन था और 2003 में शायद 3 बिलियन का था, 2002 2003 में ये 3 बिलियन का था। तो ये लिमिट्स बार बार चेंज हो, तो जैसे जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये लिमिट को आगे बढ़ाता जाएगा। एट प्रेजेंट अगर आप चेक करोगे तो इट इज व्हाट, इट इज 700 बिलियन ओनली। क्लियर? फिर यहाँ पर आ जाता है ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टी हु इज मेकिंग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पर वही बताया हुआ है कि आपने जो वहां पर फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो जो भी आपके शेयर सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो आपको लेने हैं विद इन 6 मंथ्स। मिला? और आपको सबमिट भी करना पड़ेगा। भाई पता चला आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, फिर ड्यू डेट आ गया, आपने बोला चल बे अब तो ड्यू डेट आ गया, अब मेरे को मेरा रिटर्न वापस दे। सपोज आपने म्यूचुअल फंड खरीदा या आपने कोई डेट सिक्योरिटी खरीदा और वो बोलता है आ रहा है आ रहा है, डिबेंचर सर्टिफिकेट आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अभी 5 साल हो गए अभी तक आया नहीं। 5 साल के बाद जब रिडम्पशन के लिए आप गए तो उसने बोला तुमने पैसा लगाया किधर? आप बोलोगे लगाया तो था, तो वो बोलेगा सबूत क्या है? तो आप सबूत दे पाओगे? आंसर इज नो। नाउ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल नॉट बी इन अ पोजीशन जो सिंघम में अजय देवगन ने क्या था कि साला सबूत नहीं तो फिर कोई गुनहगार गुनहगार नहीं, तो तुम वैसा भी नहीं कर सकते हो, राइट? सो दैट इज व्हाट इज बीन गिवन हियर कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपका रहना चाहिए जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया, एंड दैट शुड बी रिसीव्ड विद इन हाउ मच, विद इन 6 मंथ्स। और आपको क्या करना पड़ेगा? ऑथराइज्ड डीलर को उसका एक कॉपी सबमिट करना पड़ेगा। गाइस क्लियर? इसके अलावा आप पर भी तो भरोसा नहीं है ना, आप बोलो हम वहां पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, पता चला कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, तो व्हाट इज द प्रूफ? सो इन बोथ द वे दिस वर्क्स लाइक अ चेक एंड बैलेंस, दैट a bona fide investment has been made and that investment is also secured. Same way it must be repatriated to India. जो भी आपको ड्यूज वगैरह मिलेगा फॉरेन, क्योंकि आपने फॉरेन में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको डिविडेंड, रॉयल्टी ये सब मिलेगा, इंटरेस्ट, तो ये सब आप फटाफट से क्या कर दोगे, आप इसको रिपैट्रिएट करोगे अपने इंडिया में। then you will submit to the Reserve Bank of India एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको एपीआर सबमिट करना पड़ेगा। देन जो भी आपका रिपोर्ट्स रहेगा ऑन एनी बिजनेस, वहां पर कुछ भी अगर ऑल्टरेशन होता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी या फिर कुछ भी इस तरह से वहां पे आप चेंजेस करोगे, तो ये आपको आरबीआई को बताना पड़ेगा विद इन 30 डेज, एंड एपीआर के अंदर भी ये आपका मेंशन रहेगा। डिसइन्वेस्टमेंट्स अगर आप करोगे तो यहाँ पर बताया हुआ 90 दिन के अंदर अंदर पैसे वापस इंडिया में आ जाने चाहिए आपके। देखो in any case it should be repatriated to India immediately and in not later than 90 days from the date of sale। और मैंने आपको बताया सेल करोगे तो ये आपके पास तरीका है इसके हिसाब से। क्लियर? एंड देन ऑल्सो सबमिट द एपीआर ऑन द 30th जून। ये आपका कंप्लायंस है। एवरी ईयर 30th जून आपको क्या करना पड़ेगा? एपीआर सबमिट करना पड़ेगा। आप बताओ, इज दिस क्लियर गाइस? दिस इज क्लियर? योर ओडीआई चैप्टर इज ओवर। अरे खोपड़ी में गया कि नहीं गया? हाँ सर। इसको एक रीडिंग आप कर लेना, राइट? मॉड्यूल से देखो मैंने पूरा वर्ड टू वर्ड आपको यहाँ पे पढ़ा दिया है। इसके अलावा मैंने चार्ट फॉर्मेट में भी आपको प्रोविजंस दे दिए। आई एम वेरी श्योर वंस यू रीड इट, it will be easy for you to revise. Clear? Yes sir. Yes sir. इसके अलावा देखो मैं एक है ना आप लोगों को पीडीएफ भी भेज दूंगा। पीडीएफ तो क्या, बेसिकली मैं लिंक भेज दूंगा। दिस इज द लिंक फ्रॉम आरबीआई वेबसाइट विच इज रिगार्डिंग द एफएक्यू ऑफ ओडीआई। तो अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पर सब पूरा पढ़ सकते हो। एवरीथिंग यू कैन गेट हियर, ऑल द आंसर्स यू विल गेट इट हियर। कि इन केस कोई क्वेश्चन है इन फ्यूचर में अगर आगे देखो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर शेयर स्वैप, सीसीपीएस दिख रहा है आपको ये? फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल में पैसा लगाया तो कैन इंडियन पार्टी डायरेक्टली फंड दिस। तो ये अगर आप पढ़ोगे दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड रीड फॉर यू ऑल। कि अगर आप देखो जैसे म्यूचुअल फंड आ गया तो ये देख रहे हो यूएस डॉलर 7 बिलियन मिला। ये देखो एग्जैक्टली हमने यही पढ़ा है अभी, ये आया समझ में? तो ये आपके लिए, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके सिलेबस के पार्ट है और कुछ क्वेश्चन सिलेबस के पार्ट में नहीं है। तो ये एफएक्यू आपके पास इशू किया हुआ है, 64 क्वेश्चंस है, बट दिस इज गुड टू लर्न। एफएक्यूज आर वेरी गुड सोर्स ऑफ लर्निंग। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ सकते हो। देखो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, दिख रहा है एवरीथिंग इज बीइंग मेंशन्ड हियर। And this is different from the foreign portfolio investment which is explained in question 44. तो 44 में क्या बताया है? Listed Indian company can invest up to 50% of their net worth। मिला? तो ये आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे करके पूरा बताया हुआ है। ये देखो कैपेसिटी ऑफ द डायरेक्टर आ गया। It should be within the qualification shares, LRS limits and everything.
गाइस दिस इज क्लियर? मैं ये लिंक भी आप लोगों को भेज दूंगा इसी के साथ में, जस्ट इन केस यू गाइस वांट टू रीड एंड एनहांस योर लर्निंग प्रोसेस। आप बताओ।